गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी। रिवाइज कर रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ने का प्रयास करें। बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं वो विशेष तौर से ध्यान दें। 11th जो स्टूडेंट है अभी 12th में है वो विद्यार्थी भी पूरी तरीके से ध्यान दें कि जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है उसका आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिले। कल मैं तुम्हें तीसरी यूनिट के जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था, तो उसमें से कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं, उनको मैं सॉल्व करवाता हूँ। तीसरा यूनिट आपका विश्व जनसंख्या घनत्व वितरण पार्ट 3। विश्व जनसंख्या। अब देखिए इसमें से जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कल मैंने आपको बताया था जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं और इसका सूत्र जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि मैंने आपको बताया था कि वृद्धि का शाब्दिक अर्थ परिवर्तन है। ये परिवर्तन किस में हो रहा है? जनसंख्या में हो रहा है। तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन वो कहलाता है जनसंख्या वृद्धि। इसका सूत्र मैंने आपको बताया था निरपेक्ष वृद्धि बटा विगत वर्ष की जनगणना इंटू 100। अब आपको जनसंख्या वृद्धि के कारण, यानी जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उसके पीछे क्या कारण है, जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। आप देखते बिंदु को समझने की चेष्टा करेंगे। जनसंख्या बढ़ रही है, तो अब जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, कौन से कारक इसके लिए उत्तरदायी है? तो सबसे पहला जनसंख्या वृद्धि का जो बिंदु है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनसंख्या वृद्धि का पहला जो कारक है वो है अत्यंत तीव्र एवं भयावह वृद्धि, डराने वाली तीव्र गति से वृद्धि। अब आप देखते हैं कि अत्यंत तीव्र एवं भयावह वृद्धि कब होगी? जब जन्म दर तो तेजी से बढ़ रही है लेकिन मृत्यु दर में पूर्णतया गिरावट होगी, इसलिए जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ रही है। अगर ये जनसंख्या इसी गति से बढ़ती गई तो 2040 तक विश्व की जनसंख्या 1400 करोड़ के आंकड़ों को भी पार कर जाएगी। दूसरा जिसे बिंदु है वो है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। आप देखते कि प्रारंभ में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च थी, मृत्यु दर भी उच्च थी। उसका रीजन क्या था कि लोगों के पास में खाद्य सुविधाओं का क्या था? अभाव था। लेकिन जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई उसके पश्चात प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों की आपूर्ति पर ध्यान दिया गया था, तो खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति हो गई, इसलिए जनसंख्या की जो वृद्धि है वो तीव्र गति से बढ़ रही। तीसरा बिंदु इसमें औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास आप देखते खाद्य पदार्थ खाद्यान्नों पर ध्यान दिया था प्रथम पंचवर्षीय योजना पे, और औद्योगिक विकास पर ध्यान दिया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे। तो तीव्र औद्योगिक विकास के कारण जनसंख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई। अब आप सोचें कि औद्योगिक विकास का जनसंख्या से क्या संबंध है? अब आप देखते हैं कि औद्योगिक विकास, अधिक मात्रा में उद्योग लगे, उद्योगों में कच्चे माल का रूप परिवर्तन होता है। कच्चा माल कृषक प्राथमिक क्षेत्रों से आता है, तो जहाँ कृषक उसका उत्पादन करता है तो लोगों को रोजगार मिलता है। उद्योगों में माल को पहुंचाना, फिर निर्मित माल को बाजार तक लाना, इसमें परिवहन संचार जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल होता है। कर्मचारियों का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। अब आप देखते हैं कि उद्योगों में व्यक्तियों को रोजगार मिलता है, रोजगार मिलने से उनकी आय बढ़ती है, आय बढ़ने से उनके जीवन स्तर में सुधार आता है। तो औद्योगिक विकास, तकनीकी विकास के कारण भी जनसंख्या में क्या हुई है? तीव्र गति से वृद्धि हुई। अर्थात जनसंख्या को खाद्यान्नों की आवश्यकता की पूर्ति होगी, रोजगार बढ़ गया, बीमार होने पर तुरंत चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग मिल गया। और चौथा है इसमें शांति और सुरक्षा। शांति एवं
सुरक्षा, शांति और सुरक्षा। आप देखते हैं किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए शांति और सुरक्षा आवश्यक है। प्राचीन समय में राजा महाराजा थे, वो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण करते थे। उस आक्रमण और भय के मारे, और दूसरा आक्रमण होता तो उसमें कई लोग मर जाते थे, तो जनसंख्या वो तीव्र गति से कम थी। लेकिन वर्तमान में शांति और सुरक्षा, चारों ओर प्रशासनिक माहौल अच्छा है, शांति और सुरक्षा है, इसलिए जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। अब देखते हैं कि जहाँ बॉर्डर क्षेत्र है, जहाँ सीमा सुरक्षा क्षेत्र है, सीमा वाले क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। उसका रीजन क्या है कि उस बॉर्डर पर हमेशा लोगों में भय व्याप्त रहता है कि कभी भी युद्ध हो सकता है, इसलिए उन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। और लास्ट इसका जैसे जो रीजन है जनसंख्या बढ़ने का, वो है प्रवास। प्रवास का मतलब आप जानते हैं कि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। प्रवास का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रय प्लस वास। प्रय का मतलब होता है अन्यत्र, और वास का मतलब रहना। अर्थात प्रवास का मतलब है कि व्यक्ति अपने उद्गम स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान की ओर जाता है, वो कहलाता है प्रवास कहलाता है। तो ये जनसंख्या वृद्धि के कारण है। अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि, खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, औद्योगिक विकास, शांति और सुरक्षा और प्रवास, ये जनसंख्या वृद्धि के कारण है। पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लें, उसके बाद में उसके डिटेल को आप इस वे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? जनांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? ठीक है, इसकी अवस्थाएं लिखिए। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? जनांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है कि एक ऐसा सिद्धांत है, जनांगीय संक्रमण, ये एक सिद्धांत है जो किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और उस क्षेत्र की जो भविष्य की जनसंख्या उसके पूर्वानुमान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह सिद्धांत क्या बताता है कि एक समाज उन्नति करके, एक समाज उन्नति करता है, एक समाज उन्नति करके क्या होता है कि ग्रामीण से नगरीय हो जाता है, खेतीहर से औद्योगिक हो जाता है, और अशिक्षित से शिक्षित हो जाता है। तब क्या होता है कि उच्च जन्म दर, और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो जनांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह सिद्धांत क्या बताता है कि एक समाज उन्नति करके ग्रामीण से नगरीय, खेतीहर से औद्योगिक और अशिक्षित से शिक्षित अवस्था में हो जाता है, तब उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर के स्थान पर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तन हो जाता है। आप यह ध्यान दें, जब ग्रामीण, खेती और अशिक्षित अवस्था थी तब जन्म दर भी उच्च थी और मृत्यु दर भी उच्च थी। लेकिन जब आप देखते हैं कि एक समाज विकसित हो जाता है, तब छोटे परिवार को प्राथमिकता देता है, चिकित्सा सुविधा का विस्तार हो जाता है, लोगों की आय बढ़ जाती है, तो नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित अवस्था में पहुंच जाता है, तो वहाँ जन्म दर और निम्न दर दोनों निम्न हो जाती है।
अर्थात ये विकसित देशों की श्रेणी में आ जाता है। विकसित देश में जन्म दर कम है, और ये है विकासशील देश की स्थिति है। ये विकासशील देशों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है और विकसित देशों में जनसंख्या कम पाई जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है। अब देखो इसकी अवस्थाएं, इसकी 5 अवस्थाएं हैं। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं? अवस्थाएं 5 अवस्था है। पहली अवस्था उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। जन्म दर भी उच्च और मृत्यु दर उच्च। ये प्रथम अवस्था है। आज से 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था से गुजर रहे थे। दूसरा, उच्च जन्म दर और मृत्यु दर उच्च लेकिन गिरती हुई। यहां भी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च द्वितीय अवस्था में, लेकिन द्वितीय अवस्था में मृत्यु दर में क्या हो रही है? गिरावट आ रही। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। तीसरी अवस्था उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर। यानी तृतीय अवस्था में मृत्यु दर क्या होगी? कम होगी। भारत तीसरी अवस्था से गुजर रहा है। ये भी एक क्वेश्चन नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन होता है कि जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था से भारत गुजर रहा है, या भारत में जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था है? तो तीसरी अवस्था है, जिसे भारत और भारत के जो पड़ोसी देश है, चीन, जापान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सारे इस तीसरी अवस्था से गुजर रहे कि जन्म दर तो यहाँ उच्च है लेकिन मृत्यु दर में गिरावट आ गई। इसके कारण जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ गई। चौथी जो अवस्था है उसमें मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। पांचवी जो अवस्था है उसमें निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो ये जहां आप देखते हैं कि पहली अवस्था और पांचवी अवस्था सेम है। आप देखते हैं कि ये जो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की जो अवस्था है ना, वो कहां पाई जाती है? विकसित देशों में पाई जाती है। विश्व के जितने भी जो विकसित देश हैं उन विकसित देशों में ये स्थिति पाई जाती है कि और जन्म दर और मृत्यु दर बिल्कुल निम्न है। तो जनसंख्या क्या हो गई है? स्थिर हो गई है, माइनस की ओर जा रही है। तो ये जनांगीय संक्रमण की आपकी जनांगीय संक्रमण क्या है और इसकी क्या अवस्था है। क्वेश्चन अगर हमसे रिपीट होता है जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की विशेषताएं लिखिए, तो विशेषता में भी आपको वही चीज लिखनी है कि सिद्धांत जनसंख्या के पूर्वानुमान का अनुमान लगाता है। इसमें ग्रामीण से नगरीय हो जाता है, औद्योगिक से खेती और से औद्योगिक हो जाता है, अशिक्षित से शिक्षित होता है। तब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न की जगह उच्च की जगह निम्न में परिवर्तन हो जाती है। विश्व के 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। भारत जनांगीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में है। चतुर्थ अवस्था में लास्ट जो अवस्था है उसमें विकसित देशों को सम्मिलित किया गया, जैसे इसमें जापान का नाम। आप एशिया महाद्वीप से विकसित देशों में कौन सा देश आता है? जापान आता है। जापान है, अमेरिका है और यूरोपीय देश है, जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ये सारे ही पांचवी अवस्था से गुजर रहे। जन्म दर और मृत्यु दर बिल्कुल निम्न अवस्था में है।
नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इसमें वो है प्रवास के कारण किस महाद्वीप में वृद्धि हुई? किसके कारण? प्रवास के कारण किस महाद्वीप में सर्वाधिक वृद्धि हुई? इसका उत्तर है उत्तरी अमेरिका। आप देखते हैं कि सर्वाधिक मात्रा में जो प्रवास है वो किस महाद्वीप में हुआ था? उत्तरी अमेरिका में हुआ था। किससे हुआ था? यूरोप महाद्वीप से हुआ था। किससे हुआ था? यूरोप महाद्वीप से। तो प्रवासी कारण किस महाद्वीप में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में वृद्धि हुई। और इसका लास्ट जैसे जो क्वेश्चन है वो है जनसंख्या समस्या एवं समाधान। जनसंख्या की प्रमुख समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है? तो जनसंख्या की समस्या क्या है? तीव्र वृद्धि दर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है 4, चौथा यूनिट है आपका उस जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना चौथा यूनिट है। अब आप देखते हैं कि जनसंख्या संरचना क्वेश्चन 1 नंबर का, इससे पहले क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है जनसंख्या संरचना से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या संरचना से आप क्या समझते हैं? ठीक है, 1 ही नंबर का क्वेश्चन। तो जनसंख्या संरचना जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को बताती है। किसको बताती है? कि जनसंख्या संरचना जनसंख्या संरचना जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। सामाजिक विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संरचना जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। अब देखो सामाजिक विशेषता क्या? जनसंख्या की सामाजिक विशेषता होती है, उसमें पहला लिंगानुपात, दूसरा साक्षरता, तीसरा आयु वर्ग, चौथा ग्रामीण एवं नगरीय, पांचवा व्यावसायिक संरचना। इस ये जो चैप्टर है जनसंख्या संरचना, उस जनसंख्या संरचना में इन 4-5 बिंदुओं के बारे में ही आपको डिटेल मिलेगी। और जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन भी इन्हीं से बनेंगे। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़े से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। जनसंख्या संरचना से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या संरचना जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को प्रदर्शित करती है, जैसे लिंगानुपात, साक्षरता, आयु वर्ग, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या और व्यावसायिक संरचना। इसके अलावा जनसंख्या की सामाजिक विशेषता और क्या है? उसमें आप बता सकते हैं विवाहित, ठीक है, सामाजिक विशेषताओं के अंतर्गत विवाहित विवाहित है या नहीं है, ठीक है। फिर उनमें डिटेल में से किस आयु वर्ग से रिलेटेड है, जैसे बाल वर्ग है, प्रौढ़ वर्ग है या वृद्ध वर्ग है। तो ये जनसंख्या की कौन सी विशेषता होगी? सामाजिक विशेषता होगी। तो अब मैं आपको एक एक बिंदुओं से संबंधित जैसे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं भाई, क्वेश्चन आपको नोट करवाऊँ। तो पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया।
जनसंख्या संरचना से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट इससे क्वेश्चन बनता है, लिंगानुपात किसे कहते हैं? ये अमूमन 99% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और एक साल बाद में ये रिपीट होता है। लिंगानुपात किसे कहते हैं? लिंगानुपात किसे कहते हैं? लिंगानुपात किसे कहते हैं? अब देखो लिंगानुपात किसे कहते हैं? लिंगानुपात, इसको समझने की चेष्टा करना आप रटने के बजाय। लिंग अनुपात, लिंग किसे कहेंगे? स्त्री और पुरुष, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य का अनुपात है वो अब क्या कहलाएगा? लिंगानुपात कहलाएगा। जैसे इसको समझने की चेष्टा करनी है आपको। लिंगानुपात किसे कहते हैं? रटने के बजाय समझना चाहिए मैं। लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, तो यह लिंग में स्त्री और पुरुष आ जाते हैं। अब स्त्री और पुरुष इनके बीच का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहते हैं। और इसे 1000 से व्यक्त किया जाता है। तो लिंगानुपात किसे कहते हैं? 1000 पुरुषों पर, कितने पर? 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। लिंगानुपात का सूत्र, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी 1 नंबर का। क्या आपसे पूछा जाएगा लिंगानुपात किसे कहते हैं लिखिए, या सीधा ये भी लिंगानुपात का सूत्र लिखिए, बोर्ड में पूछा गया है। अब आप देखो सूत्र क्या है, आपको याद रखने की आवश्यकता है। पुरुषों पर तो पहले क्या आएगी? स्त्रियां बटा पुरुष इंटू 1000। स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। ये लिंगानुपात का सूत्र है। कि लिंगानुपात का सूत्र क्या है? स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। ये भारत के संदर्भ में, इसके संदर्भ में, ये भारत के संदर्भ में। विश्व के संदर्भ में इसका दूसरा सूत्र है उल्टा, पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या इंटू 1000। बुक्स में दोनों जैसे दे रखे हैं, लेकिन अगर लिंगानुपात का सूत्र पूछा जाता है तो आपको सिर्फ ये लिखना, स्त्रियों की संख्या बटा, लेडीज फर्स्ट, स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या। तो आपकी देखो ये यहाँ भी आप ध्यान रख सकते हैं, 1000 पुरुषों पर, ऊपर पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, तो सूत्र क्या हो गया? स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। तो लिंगानुपात किसे कहते हैं? विश्व का जैसे जो लिंगानुपात है, स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या, वो कहलाती है लिंगानुपात, ठीक है। विश्व का लिंगानुपात कितना है? 983। विश्व का 983। इसका मतलब समझ में आया आपके कि 1000 पुरुषों पर 983 महिलाएं हैं। वर्तमान में विश्व में 17 महिलाओं की क्या है? कमी है। पर 100 पर, 1000 पर कितनी महिलाओं कमी है? 100 महिलाओं कमी है। तो लिंगानुपात किसे कहते हैं? लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। क्लियर हो गया? भारत का लिंगानुपात कितना है? 940। लिंगानुपात किसे कहते हैं?
जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा लिंगानुपात का सूत्र। मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, लिंगानुपात किसे कहते हैं, पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट जैसे इसी क्वेश्चन बनता है साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक। पहले मैं आपको बता दूं साक्षर किसे कहते हैं। 7 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति, 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी एक भाषा में पढ़ लिख सकता है, इसके साथ ही अंकगणितीय योग्यता रखता है, उसे हम क्या कहेंगे, साक्षर कहेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है साक्षर किसे कहते हैं, साक्षर से आप क्या समझते हैं। तो 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी एक भाषा में पढ़ और लिख सकता है, उसके साथ ही उसको अंकगणितीय योग्यता रखता हो। अंकगणितीय योग्यता का मतलब गुणा बाकी जोड़ भाग, इसका उसे नॉलेज होना चाहिए। अब एक भाषा, कोई सी भी भाषा होता है, तमिल हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, उर्दू हो, फारसी हो, कोई सी भी भाषा में एक भाषा में पढ़ और लिख सकता है, वो साक्षर कहलाता है। अब नेक्स्ट है साक्षरता। अब आप देखते हैं कि साक्षरता किसी भी क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास का परिचायक होती है। किसका? सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक विकास का परिचायक होती है। सामाजिक, लोगों के रहन सहन में परिवर्तन, आप देखते हैं कि रहने का जो तरीका है वो किससे आता है, शिक्षा से आता है। और आर्थिक स्थिति, जब आप देखते हैं कि व्यक्ति पढ़ा लिखा है और उसकी एजुकेशन अच्छी है, उसको अच्छा रोजगार मिलेगा, जब रोजगार अच्छा मिलेगा उसकी आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड परिवर्तन होगा, तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, धन की दृष्टि से मजबूत हो गया, सामाजिक रहन सहन की दृष्टि से भी अच्छा हो गया। तो साक्षरता किसी भी क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास की परिचायक होती है। सामाजिक व आर्थिक विकास की परिचायक होती है। क्लियर हो गया? आर्थिक विकास की परिचायक होती है। अब हम पढ़ रहे हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक है, इसमें देखो पहला बिंदु है आर्थिक विकास का स्तर। आर्थिक विकास का स्तर। दूसरा महिलाओं की सामाजिक स्थिति। पहला आर्थिक विकास का स्तर, दूसरा महिलाओं की सामाजिक स्थिति, और तीसरा नगरीकरण। और चौथा सरकारी नीतियां। तो साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं? 4 कारक हैं।
साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले पहला आर्थिक विकास का स्तर, दूसरा महिलाओं की सामाजिक स्थिति, तीसरा नगरीकरण और चौथा सरकारी नीतियां। अब देखते हैं कि आर्थिक विकास का स्तर आप देखते हैं कि जैसे हायर एजुकेशन के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो जिन क्षेत्रों में ऑलरेडी धन की उपलब्धता अधिक होती है वही व्यक्ति उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। तो साक्षरता दर को प्रभावित करने में सबसे अहम भूमिका किसकी आ गई? आर्थिक विकास की आ गई, धन अर्जन का होना जरूरी है। फिर है महिलाओं की सामाजिक स्थिति। आप देखते हैं कि जो पिछड़ा समाज है या जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में महिलाएं आश्रित होती हैं, आर्थिक दृष्टि से अपने पति पर निर्भर है, अपने परिवार पर निर्भर होती है, तो वो उच्च शिक्षा की प्राप्ति नहीं कर पाती। तो महिलाओं की सामाजिक स्थिति भी साक्षरता दर को प्रभावित करती है। शहरी क्षेत्रों में हायर एजुकेशन होता है, परिवार में उच्च शिक्षा प्राप्त महिला होती है, आप देखते हैं कि उनका परिवार है वो हमेशा ऊंचाई की ओर चलता है, तो महिलाओं की सामाजिक स्थिति भी साक्षरता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है नगरीकरण। आप देखते हैं कि नगरीकरण का मतलब जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव होता है और शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की सुविधाएं अधिक मात्रा में होती है, इसलिए साक्षरता का प्रतिशत भी शहरी क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। और सरकारी नीतियाँ, अब सरकार भी आप देखते हैं कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की नीतियाँ बनाती है, वो नीतियाँ भी शिक्षा को प्रभावित करती है। वर्तमान में आप देखते हैं कि सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर 1 किलोमीटर की दूरी पर सरकारी विद्यालय खोलेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेशन की ओर जुड़े, विशेष तौर से समाज का जो पिछड़ा वर्ग है वो शिक्षा से जुड़े ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरा फोकस स्टडी पे दें। धन्यवाद।